हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सारी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातें गलत होती हैं। ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें गलत एडवाइस देते हैं? आज इस वीडियो में ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एक्सपेंसेस करो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपको पता ही होगा इंडियन फैमिलीज कितनी फेमस है शादियों में अंधा पैसा खर्च करने के लिए। मतलब वर्ल्ड की कोई भी कंट्री अपनी शादियों में इतना पैसा खर्च नहीं करती जितना इंडियंस करते हैं। मतलब शादियां कराने के लिए घर वाले लोन लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और यही एटीट्यूड इंडियंस का होता है हर तरीके के खर्चे में। मतलब अगर किसी की सैलरी सिर्फ 20,000 है, वो भी 1 से 1.5 लाख का फोन लेके घूमता है, क्योंकि चीजें खरीदना आजकल बहुत आसान हो गया है। आप EMI पे महंगी चीजें ले सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीद सकते हैं। और उसके अलावा UPI भी आ गया है हमसे पैसा खर्च करवाने के लिए। पहले जब आप कैश में पेमेंट करते थे तो आप सबसे पहले अपना वॉलेट निकालते थे, उसमें से अपने पैसे गिनते थे और उसमें से कुछ पैसे निकालकर आप शॉपकीपर को देते थे, तो आपको पता होता था कि आपके कितने पैसे खर्च हुए। लेकिन जब आप UPI से पेमेंट करते हैं तो वो एक इंस्टेंट प्रोसेस होता है, आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आपके अकाउंट से कितने सारे पैसे निकल चुके हैं। खर्चा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और सिर्फ खर्चा करते हैं, ये एकदम गलत है। पहले कुछ फैमिलीज गोल्ड या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती थी। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स इन चीज़ों में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन अब आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। और अगर आप पेरेंट्स से स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे तो वो सोचेंगे कि उनका बेटा जुआ खेलना चाहता है, क्योंकि ये छवि बना दी है स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों ने हमारे पेरेंट्स की नज़रों में। लेकिन जुए का असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी हर चीज़ दांव पर लगा दें। लेकिन इन्वेस्टमेंट जुआ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बहुत प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और ना कि कोई शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर करंटली आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है तो आप भी प्रॉपर्टीज़ में या गोल्ड में शायद इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में या एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आपको मेरी ये वीडियो देखनी चाहिए। इसमें मैंने स्टार्टिंग से समझा है कि इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती है और आप इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद आराम से उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप 25 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो आप दिन में एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से ये बात ज़रूर सुनते होंगे, शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है। हमारे घर वाले हमारे पूरी लाइफ की टाइमलाइन बनाकर रखते हैं और वो चाहते हैं हम उसी टाइमलाइन पर चलें। लेकिन हम सबको पता है कि इंडिया में शादी करने की उम्र अब बढ़ चुकी है। जनरली लोग 25 साल के बाद अपना करियर शुरू करते हैं और यही वो टाइम होता है जब उनके पेरेंट्स उन्हें फोर्स करने लग जाते हैं शादी करने के लिए। लेकिन अगर आप प्रेशर में आकर या इमोशनल होकर शादी कर लेते हैं जब आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं, तो फ्यूचर में जाके आपको, आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, तो यहाँ तक कि आपके बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शादी करने की सही उम्र वही होती है जब आप शादी के लिए रेडी हैं। और शादी करना या घर लेना मिडिल क्लास फैमिलीज में एक बहुत बड़ा डिसीजन है, तो आपको ऐसे बड़े डिसीजन बहुत ही प्लानिंग के साथ और उससे ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ लेने चाहिए। अगर आप शादी के लिए इस समय रेडी नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करिए अपने करियर के पर्सपेक्टिव से। ये हम सब के घर में बहुत कॉमन है और आपके पेरेंट्स हमेशा ये बात ज़रूर बोलते होंगे, हमें सब पता है। मैं मानता हूँ हमारे पेरेंट्स की एज हमसे ज़्यादा है और उन्हें लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंसान को हर चीज़ के बारे में पता हो। अगर उनको स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो शायद वो कहेंगे कि गलत चीज़ है और आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। और अगर आप लाइफ में ऐसा करियर परस्यू करना चाहते हैं जिसके बारे में आपके पेरेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ये एकदम बेकार चीज़ है, तुम इससे अपना पेट भी नहीं पाल पाओगे। जनरली ऐसा आर्टिस्टिक फील्ड में होता है, जैसे अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी ऐसे करियर में नहीं है तो आपके पेरेंट्स हमेशा आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस फील्ड में ना घुसें। तो आपको क्या लगता है, आपको इस फील्ड की गाइडेंस किससे लेनी चाहिए? अपने पेरेंट्स से जिनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी इस फील्ड में एस्टैब्लिश्ड है? हमारे पेरेंट्स की इस बात से हम सब इरिटेट हो जाते हैं। शर्मा जी के लड़के के 98% आए, शर्मा जी के लड़के ने सरकारी एग्जाम निकाल लिया, शर्मा जी के लड़के ने IIT क्रैक कर दिया। ऐसी बातें हम अक्सर अपने घरों में सुनते हैं और इससे हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये रियलाइज़ नहीं होता कि इससे स्टूडेंट्स के दिमाग पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है उनकी लाइफ में। आप खुद सोचिए, अगर आप एक बंदर को, एक हाथी को और एक मछली को सेम रेस में दौड़ने के लिए बोलेंगे तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली मंकी, क्योंकि तीनों जानवरों की एबिलिटीज़ अलग हैं। हाथी की अपनी खुद की एबिलिटीज़ होती है, मंकी की अपनी एबिलिटीज़ होती है और ऐसे ही मछली की
अपनी खुद की खूबियाँ होती हैं। और अगर पेरेंट्स ऐसी चीज़ों के लिए अपने बच्चों को प्रेशराइज करते रहेंगे जिसमें उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एक ना एक दिन उससे परेशान हो जाएंगे और इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है कि वो उस चीज़ से डिप्रेस हो सकते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए उनका पैशन ढूंढने के लिए, और जो उनका टैलेंट है उसको अपग्रेड करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्या पता आपका बेटा धोनी बनने का टैलेंट रखता हो और आप उसे प्रेशराइज करते हैं कि वो एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करे। ज़्यादातर आपने मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसी बातें सुनी होंगी, अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से इस बात में आधी सच्चाई है, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से या एक सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली में दूर दूर तक कोई बिजनेसमैन या कोई इन्वेस्टर नहीं होगा, और आपको एज अ फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए ताकि आप अपना बिजनेस आइडिया एक्सप्लोर कर सकें। और उसके लिए स्टार्टिंग में बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक जॉब से शुरू करें। लेकिन जॉब करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी नौकरी करना शुरू कर दें। आपको सोचना चाहिए कि आपको किस फील्ड में अपना बिजनेस करना है और आपको उसी फील्ड में नौकरी तलाशनी चाहिए। और नौकरी करते समय आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपको कितने समय तक नौकरी करनी है और किस एज में आकर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है। नौकरी आपके करियर की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी आपके करियर का एंड हो। अगर आप अपने करियर की और फाइनेंसेस की अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो आप नौकरी के बाद कुछ भी अपने मन का शुरू कर सकते हैं। अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें यही बात सिखाते हैं, और मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं गलत है। सिर्फ मेहनत से पैसा कमाया जाता है। अगर ये बात सच होती तो मजदूर इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे होते, क्योंकि मेरे हिसाब से फिजिकली सबसे ज़्यादा मेहनत यही लोग करते हैं। आजकल पैसे कमाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। आजकल हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क से पैसा कमाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ में कभी भी बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको हर फील्ड में मेहनत करके ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपको ये बात दिल और दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि मेहनत के बिना आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और ये लोग जो आपको शॉर्टकट तरीके बताते हैं अमीर होने के, ये सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाने का सोचेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हर प्रोफेशन में और हर मार्केट में एक लिमिट सेट हो जाती है कि आप उस फील्ड में कितना पैसा कमा सकते हैं। तो आपको क्रिएटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे पैसे कमाने के। और ऐसे ही कुछ रिच लोगों के सीक्रेट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। मैंने 10 पॉइंट इकट्ठे किए हैं रिच डैड और पुअर डैड किताब से, और इस वीडियो में वो डिटेल में समझाए हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसे चेक कर सकते हैं। ये बात हम सब के पेरेंट्स हमें कभी ना कभी ज़रूर बोलते हैं, सरकारी नौकरी ही बेस्ट है। हम सबको पता है कि पहले सरकारी नौकरी करने के कितने फ़ायदे थे। रिटायरमेंट के बाद भी सरकार आपको पेंशन देती थी, लेकिन ये चीज़ सरकार ने बंद कर दी है 2004 के बाद से। और फिलहाल सरकारी नौकरी करने के 2 मेजर फ़ायदे हैं, एक जॉब सिक्योरिटी और एक अच्छा रिटायरमेंट फंड। और ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपको प्राइवेट जॉब में भी मिल जाएंगी। और प्राइवेट नौकरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप जब भी नौकरी को स्विच करेंगे तो आपको 30% रेज मिलेगा। इस चीज़ में आप सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी को स्विच करना थोड़ा मुश्किल होता है प्राइवेट नौकरी से। और इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपने देखा होगा सरकारी एग्जाम्स में, क्योंकि लाखों लोग सरकारी एग्जाम्स देते हैं और इतनी ज़्यादा सीट नहीं होती कि वो सारे लाखों बच्चे उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। और स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के 3 से 4 साल सिर्फ उसी चीज़ में डेडिकेट कर देते हैं। जो बच्चे उन सरकारी एग्ज़ाम्स को निकाल पाते हैं उनकी लाइफ सेट हो जाती है, लेकिन उनका क्या जो वो सरकारी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। और ये नंबर कहीं ज़्यादा है उन लोगों से जो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। ये लोग वापस उसी रियलिटी में आ जाते हैं जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये लोग दोबारा अपने करियर को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि उनके दोस्त इन 3 से 4 सालों में कितना आगे निकल चुके हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक टाइम फ्रेम सेट होना चाहिए कि आप कब तक उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके दिमाग में एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। आपके करियर में जब भी एक किस्मत का फैक्टर ऐड हो जाता है तो आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिस नाव पे आप सवार हैं आपको नहीं पता कि वो आपको कहाँ ले जाकर छोड़ेगी। हमारे पेरेंट्स की ये बात हम सुनकर परेशान हो चुके हैं। घूमने से पैसे बर्बाद होते हैं। हम पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि ट्रैवलिंग से पैसे बर्बाद नहीं होते, बल्कि ट्रैवलिंग से उल्टा पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप जब भी सोलो ट्रिप पर जाएंगे तो आपको ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। आप नए लोगों से मिलेंगे, नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, नए एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, और लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल करेंगे तो आपके पास सोचने का बहुत समय होगा, और कई लोग ऐसे सोलो ट्रैवल्स में अपना पैशन तक ढूंढ लेते हैं।
और अगर आप ग्रुप में भी ट्रैवल करते हैं तो उसके कुछ अलग फायदे हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, आपको पता चलेगा कि आप कैसे लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप अपने दोस्तों के साथ और ओपन अप होंगे, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। और भी ऐसे अनगिनत फायदे हैं ट्रैवल करने के, जो हम शायद अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको ट्रिप पर जाने से मना करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें इन पॉइंट्स में जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाए हैं। अगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मानते तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट चीज़, हमारे पेरेंट्स कभी ना कभी हमें ज़रूर बोलते हैं, लाइफ में रिस्क मत लो। आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। और ये बात सिर्फ प्यार के लिए नहीं, आपके करियर के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 चीज़ों को ट्राई करते हैं तो मेरे हिसाब से आप उनमें से 80 चीज़ों में फेल हो जाएंगे और सिर्फ 20 चीज़ों में पास हो पाएंगे। लेकिन अगर आप उन 100 चीज़ों को ट्राई ही नहीं करेंगे तो आप उन सारी चीज़ों में फेल हो जाएंगे। इस बात को आप गलत वे में मत ले लेना। कभी आप स्टॉक मार्केट में जाकर अपना सारा पैसा लगा दो। रिस्क आपको बहुत कैलकुलेशन के साथ लेना चाहिए ताकि आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। हमारे पेरेंट्स हमें रिस्क लेने से मना करते हैं क्योंकि वो हमें फेल होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपको एक ही लाइफ मिली है और आपको उसमें सब कुछ अचीव करना है जो आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पेरेंट्स अक्सर हमें ये बात बोलते हैं, अब तेरी एज निकल गई है। एज कभी भी नहीं निकलती, बस हम मान लेते हैं कि हमारी एज निकल चुकी है। आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे सक्सेसफुल लोगों के जिन्होंने काफी बड़ी एज में जाकर उन चीजों को अचीव किया। जैसे मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक, उन्होंने 51 की एज में मैकडॉनल्ड्स को फाउंड किया था। जेके रॉलिंग ने 30 की एज के बाद हैरी पॉटर बुक्स को पब्लिश किया था। अगर आपकी एज 20 साल के आसपास है तो ये बात आपके लिए भी ट्रू है। 19 साल के थे मार्क जुकरबर्ग जब उन्होंने फेसबुक को फाउंड किया था, और बिल गेट्स भी 19 साल के थे जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था। और अगर मैं वॉरेन बफे की बात करूं तो वो 9 साल के थे जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करी थी, और आज उनकी एज है 93 और उनकी टोटल नेटवर्थ है $139 बिलियन। लास्ट बात जो हमारे पेरेंट्स हमसे गलत बोलते हैं, महंगी चीज़ खरीदनी है तो लोन ले लो। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स सबसे आगे रहते हैं लोन लेने में। शादी करनी है लोन ले लो, गाड़ी लेनी है लोन ले लो, बाइक लेनी है लोन ले लो, और घर लेना है लोन ले लो, वो भी बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के। और यही बात हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसके बाद हमें कितना ज़्यादा उस चीज़ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए लोन लेना है तो उससे पहले आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप कोई बड़ा लोन ले लेंगे बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के तो आपको आने वाले 5 से 10 सालों तक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन झेलना पड़ सकता है। और अगर आपको बहुत ज़रूरत है और आपको लोन लेना ही पड़ेगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पर्सनल लोन बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इसमें आपको 12 से 15% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे पेरेंट्स हमसे गलत बोलते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज उमंग दयाल। I'll see you in my next video.